नमस्ते। आज बात करते हैं उस किताब की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद है। जी हां, हम भारत के संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। वो दस्तावेज जो असल में बताता है कि हमारा देश क्या है और कैसे चलता है। ये कोई आम कानून नहीं है। इसे देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। देश में कोई भी दूसरा कानून, कोई भी नियम या सरकार का कोई भी फैसला इसके खिलाफ नहीं जा सकता। सबसे ऊपर संविधान ही है। और हाँ, ये कोई दो चार पन्नों की किताब नहीं है। सोचिए, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना डिटेल्ड और गहरा होगा। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम समझेंगे कि इसकी नींव कैसे पड़ी, इसके वादे क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, देश चलता कैसे है और कैसे ये वक्त के साथ बदलता रहता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये इतना बड़ा और जरूरी दस्तावेज बना कैसे, इसकी नींव कैसे रखी गई? देखिए, संविधान को बनाने का काम एक खास सभा को सौंपा गया था, जिसे हम संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। और इसके जो सदस्य थे, उन्हें उस वक्त की प्रांतीय विधानसभाओं ने चुना था। ये काम कितना बड़ा था इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे पूरा करने में कितना वक्त लगा। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, कितनी बहसें, कितनी चर्चाएं हुई होंगी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमारा संविधान सिर्फ कानूनों का एक संग्रह ना हो, बल्कि एक कला का नमूना भी लगे। इसीलिए इसे प्रिंट नहीं किया गया, बल्कि उस जमाने के मशहूर कैलीग्राफिस्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये हमारा एक राष्ट्रीय खजाना है। और इसकी जो असली कॉपीज हैं, हिंदी और अंग्रेजी वाली, उन्हें आज भी संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे खास केस में संभाल कर रखा गया है। अच्छा, तो अब बात करते हैं संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की, यानी प्रियम्बल या प्रस्तावना की। ये वो चंद लाइनें हैं जो पूरे संविधान का सार बता देती हैं, उसका विजन सामने रखती हैं। जब संविधान बना था 1950 में, तो प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया था। लेकिन फिर 1976 में एक बड़ा बदलाव हुआ। 42वें संशोधन के बाद इसमें 2 बहुत जरूरी शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारे देश के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वे और भी साफ हो जाएं। तो प्रस्तावना हर नागरिक को 4 चीजों का वादा करती है। पहला, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा, स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की। तीसरा, समानता, दर्जे और अवसर की। और चौथा, बंधुत्व यानी भाईचारा, जो देश की एकता बनाए रखे। यही वो 4 पिलर हैं जिन पर हमारा देश टिका है। अब आते हैं उस चीज पर जो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। और ये इतने पावरफुल हैं कि अगर सरकार भी इन्हें छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। चलिए इसे एक बहुत ही आम सवाल से समझते हैं। क्या अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? संविधान इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, तो इसका जवाब छिपा है अनुच्छेद 21 में। ये आर्टिकल हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और ये हमारे सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों में से एक माना जाता है। और यही हमारा संविधान कमाल का हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये साफ किया है कि अनुच्छेद 21 में जीवन का मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है। इसका मतलब है गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीना। और इसी बड़ी सोच के दायरे में अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार भी आता है। चलिए, अधिकारों की बात हो गई। अब ये देखते हैं कि देश को चलाने का सिस्टम क्या है। संविधान ने शासन का क्या ढांचा तैयार किया है। देखिए, भारत में एक फेडरल सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो पावर शेयरिंग है, यानी सारी ताकत एक जगह नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बटी हुई है। जैसे देश की रक्षा या विदेश मामले ये केंद्र सरकार देखेगी, वहीं पुलिस या पब्लिक हेल्थ ये राज्यों के हाथ में है। और फिर कुछ ऐसे भी विषय हैं जैसे शिक्षा, जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसी को कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। एक और जरूरी बात है संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं के बीच का फर्क। कुछ संस्थाएं जैसे फाइनेंस कमीशन सीधे संविधान से अपनी ताकत लेती हैं, उनका जिक्र संविधान में है। लेकिन कुछ दूसरी संस्थाएं होती हैं, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था और अब नीति आयोग है,
जिन्हें सरकार अपने किसी कानून या प्रस्ताव से बनाती है। ये फर्क उनकी पावर और उनके काम करने के तरीके को तय करता है। और आखिर में सबसे दिलचस्प बात कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो वक्त के साथ सांस लेता है, बदलता है और खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट या जीवित दस्तावेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट्स यानी संशोधन किए जा सकते हैं, और इसी वजह से ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 70 साल पहले था। अगर संशोधनों की ताकत देखनी हो तो 1976 का 42वां संशोधन सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें इतने सारे करीब 59 बदलाव किए गए थे कि लोग इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहने लगे थे। और ऐसा नहीं है कि ये बदलाव कभी कभार ही होते हैं। जनवरी 2020 तक के आंकड़ों को देखें तो संविधान में 104 बार संशोधन हो चुका था। ये नंबर खुद बताता है कि ये कितना फ्लेक्सिबल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं है। ये वाकई में एक जिंदा दस्तावेज है जो इस देश के साथ साथ बड़ा हो रहा है, सीख रहा है और बदल रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज का भारत जिस तेजी से बदल रहा है, वो कौन सी अगली बड़ी चुनौती होगी जिसके लिए हमारे संविधान को एक बार फिर खुद को तैयार करना होगा।